अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ जो है किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। नंबर 1, केमिकल स्पीशीज एनीथिंग which participate in chemical reaction. It's called chemical species. केमिकल स्पीशीज़ क्या चीज़ है? अगर हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, या आयंस हो, रेडिकल हो, कोई भी चीज़ जो रिएक्शन में हिस्सा ले वो केमिकल स्पीशी कहलाता है। तो नंबर 1, केमिकल स्पीशीज़ किस किस फॉर्म में जो है हो सकता है। एक जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी मौजूद है, एक हमारे पास हो सकता है एटम। जैसे आपके पास ये हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो ये भी आपस में रिएक्शन करके H2 बना सकते हैं। तो इस वक्त हम इसे केमिकल स्पीशीज़ कह सकते हैं। एटम को डिफ़ाइन किस तरह करेंगे, तो ये भी लास्ट टाइम लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which cannot exist independently and take part in chemical reaction. एटम को डिफ़ाइन किया था कि ये मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है। इस तरह नहीं कहेंगे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपने 3rd डिग्री यूज़ की कि ये मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। तो अभी तो लेटेस्ट रिसर्च ये है कि मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम में मौजूद होते हैं। तो इसलिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बजाय हम कहेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। और ये अनस्टेबल होते हैं, इसलिए विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना हालत में नहीं रह सकते। यानी एक हाइड्रोजन अकेले नहीं रह सकता, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, 2 हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 बनाते हैं। इसी तरह और भी कोई एटम हो तो एटॉमिक फॉर्म अनस्टेबल होगा। जिस तरह एक थ्योरी हम ये बताते हैं कि एटम अपनी डबलेट और ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, या नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहते हैं, तो इसलिए वो आपस में मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में मिलकर जब H2 बनाएंगे तो इनका जो है डबलेट कंप्लीट हो जाएगा। ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा, तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनका जो है डबलेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह आपके पास ये हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर आपस में मिले तो क्लोरीन के पास जो है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंशियल में, क्योंकि ये 7 ग्रुप में है, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये आपस में मिलेंगे HCl बनाएंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। क्लोरीन का हम कहेंगे ये 2 4 6 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के कंप्लीट हुए, तो हम कहेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो इसलिए इन्होंने रिएक्शन की। या हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे तो ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के साथ काउंट होंगे। तो इनका हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हुआ और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। या कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑक्टेट डबलेट कंप्लीट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो स्टेबल कंपाउंड होते हैं, तो फिर क्यों रिएक्शन करते हैं? तो फिर हम ये कहेंगे कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। तो
आपके साथ जो है ये एटमों के निस्बत मालिकूल जो है ज़्यादा स्टेबल होंगे। जैसे हम ग्राफ में इनकी एनर्जी शो करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो आपके पास रिएक्टेंट एटम्स जो हैं यहाँ पर होते हैं, और जो मालिकूल्स होते हैं तो एटम्स की एनर्जी जो है ज़्यादा होगी और मालिकूल की एनर्जी जो है कम होगी। इनको हम यहाँ पर शो करते हैं क्योंकि बॉन्ड बनते वक्त इससे एनर्जी रिलीज़ हुई, और जब इस मालिकूल को हम ब्रेक करेंगे तो जो बॉन्ड बना था उससे जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई थी तो उतनी ही एनर्जी वापस रिक्वायर होगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो हमारे पास एक स्पीशीज़, केमिकल स्पीशीज़ में एटम आता है। एटम भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, और एटम को डिफ़ाइन किया, और एटम के बारे में हमने लास्ट टाइम ये भी पढ़ा था कि एटम के दो मेन पार्ट है, एक न्यूक्लियस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसमें ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ होते हैं नील बोर के मुताबिक, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता, तो नेट चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव होगा, और बाहर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एटम ओवरऑल न्यूट्रल होगा। यानी अगर सपोज़ किसी एटम में अगर 5 प्रोटॉन हैं तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसलिए नेट चार्ज एटम के ऊपर नहीं होगा, नेट चार्ज जो है एटम जो है न्यूट्रल होगा। तो अगर इस सिलेबस क्वेश्चन ये आ जाए कि वाई एटम इज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल, तो हम कहेंगे कि बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल। जैसे हम मैथ्स में कहते हैं कि +5 ये प्रोटॉन है और ये -5 ये इलेक्ट्रॉन है, तो हम मैथमेटिकली इनको कैंसिल आउट करते हैं, 0 आंसर आएगा, तो ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ये है कि केमिकल स्पीशीज़ क्या है, कोई भी शे जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले। उसमें नंबर 1 हमने एटम डिस्कस किया कि एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है जो अकेले नहीं रह सकता और रिएक्शन में हिस्सा लेगा, ये स्मॉलेस्ट यूनिट एटम कहलाता है। नंबर 2 हमारे पास है आयन्स। आयन जो है क्या चीज़ है? आयन को आयन क्यों कहा जाता है? आयन ग्रीक वर्ड या जर्मन वर्ड से निकला है, इनकी मीनिंग है टू गो, यानी जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा तो केटाइन जो है कैथोड की तरफ मूव करेगा और जो एनाइन होंगे वो एनोड की तरफ। तो आयन की जो मीनिंग है वो है टू गो, और इनको जब डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे द चार्ज हैविंग स्पीशीज, द चार्ज हैविंग स्पीशीज इज कॉल्ड आयन। यानी जब भी किसी शे के ऊपर चार्ज आएगा तो उनको आयन कहेंगे। आयन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं केटाइन, केटाइन, और दूसरा है एनाइन। केटाइन में आप आसानी के लिए इस टी में जो ये सिंबल आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव, इससे याद रखें कि केटाइन उसे कहते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। और ये कब बनेगा आपके पास? केटाइन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कॉल्ड केटाइन। तो आसानी के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि टी में जो आपको पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है, इसी से याद रखें कि केटाइन वो आयन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। इनको अगर हम मज़ीद क्लासीफाई करना चाहें तो फिर हम इसमें मज़ीद कैटेगरी बना सकते हैं कि आपके पास मोनो एटॉमिक केटाइन है या पॉली एटॉमिक केटाइन है। यानी अगर एक एटम हो और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम कहेंगे मोनो एटॉमिक केटाइन। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो और उनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद हो
तो फिर कहेंगे पॉली एटॉमिक। अब अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो फिर हम कहेंगे पॉली एटॉमिक केटाइन। जैसे मैं यहाँ पे इस तरह लिख दूँ कि CH3 और यहाँ पे शो कर दूँ पॉजिटिव, तो ये मोर देन 1 एटम है और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? पॉली एटॉमिक केटाइन। इसी तरह मोनो एटॉमिक, जैसे आपके पास फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है सोडियम, अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पॉजिटिव। इसी तरह पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव, इसी तरह कैल्शियम के ऊपर +2। आपके पास जो है ये केटाइन कब बनेंगे? दे फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, यानी ये सोडियम के पास टोटल जो है 23 मास नंबर है और 11 जो है एटॉमिक नंबर है, तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यहाँ पर Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन ये बनेगा। यानी आपके पास जो एटम है इससे केटाइन कब बन सकता है? ये आपके पास सपोज यहाँ पर 5 प्रोटॉन है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इनकी वोटिंग जो है बराबर है, 5 इलेक्ट्रॉन भी और 5 प्रोटॉन भी, तो इस वक्त इसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 यहाँ पर और 2 इनर शेल में, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ प्रोटॉन जो है 5। तो आप इसके चार्ज को जो है कैलकुलेट कर दें कि आपके पास +5 है और -4 इलेक्ट्रॉन और +5 ये प्रोटॉन, तो अभी आपके पास जो है +1 चार्ज आएगा। इसी तरह अगर इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन जो है कितने रह जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये 3 थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया और 2 ये, तो 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉनों को आप प्रोटॉन के साथ कंपेयर कर दें कि प्रोटॉन की चार्ज कितना डोमिनेट कर जाता है, प्रोटॉनों की तादाद कितनी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनों के निस्बत। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉनों से 2 चले जाए, एक यहाँ पर रह जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये है, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन अब मौजूद है और प्रोटॉन यहाँ पर 5 है, तो 2 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉनों की निस्बत ज़्यादा है। तो फिर हम कहेंगे इनके ऊपर, इसके सिंबल के ऊपर हम जो है इस तरह +2 लगाएंगे। आप +2 को इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 पॉजिटिव, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 टाइम जो है आप पॉजिटिव लगा दें, तो 2 टाइम पॉजिटिव लगा दें, या 2 प्लस लिख दे या +2 लिख दे, तो तीनों ठीक है। ये ऊपर सब्सक्रिप्ट में हम इस केटाइन के ऊपर लिखेंगे। तो नंबर 1 आयन, जो चार्ज जिस चीज़ के ऊपर भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव, सबको आयन कहा जाता है। 2 हिस्सों में डिवाइड किया, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा केटाइन कहलाएगा, या हम इनके लिए नेमोनिक ये भी यूज़ करते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया पॉजिटिव कि केट हैज़ पाज, बिल्ली के पंजे होते हैं, केट हैज़ पाज, तो इसको आप चेंज कर दें, केट के बजाय आप लिख दें केटाइन, और हैज़ पास के बजाय पॉजिटिव चार्ज, ये लिख दे पॉजिटिव चार्ज। और ये कब बनेगा? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो प्रोटॉन की तादाद डोमिनेट कर जाएगा। इस तरह नहीं होगा कि प्रोटॉन एंटर हो जाए, बल्कि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी, तो इससे केटाइन बनेगा। सेकंड हमारे पास है एनाइन। एनाइन को किस तरह डिफाइन करेंगे? सिर्फ ये हटा दे द पॉजिटिवली चार्ज, इसके बजाय हम लिखेंगे द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, स्कार एनाइन। और इसी तरह आप एनाइन में भी 2 टाइप्स बना सकते हैं कि अगर एक ही एटम हो और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो हम कहेंगे कि ये मोनो एटॉमिक एनाइन है, मोनो एटॉमिक एनाइन। यानी आपके पास क्लोरीन मौजूद है और नेगेटिव चार्ज है, तो ये मोनो एटॉमिक है। फ्लोराइड है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या ऑक्सीजन है, तो एक ही एटम है। आप चार्ज में कंफ्यूज नहीं होना, इनके ऊपर +-2 या नाइट्रोजन के ऊपर -3, ये भी आ सकता है, लेकिन एटम एक ही है, तो हम कहेंगे मोनो एटॉमिक एनाइन। चार्ज
को हम काउंट नहीं करेंगे, बल्कि हम नंबर ऑफ एटम को देखेंगे। तो ये एक ही एटम है, मोनो का मतलब है 1, तो मोनो एटॉमिक एनाइन ये हो गए। इसी तरह दूसरा इसमें हम बना सकते हैं, जिस तरह केटाइन में बनाया पॉली एटॉमिक एनाइन, पॉली एटॉमिक एनाइन। पॉली एटॉमिक एनाइन ऐसा आयन जो नेगेटिवली चार्ज तो हो लेकिन कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 एटम, एक एटम से ज़्यादा उसमें मौजूद होंगे और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं सल्फेट -2, ये आपके पास है CO3 -2 कार्बोनेट -2, या NO3 -1 नाइट्रेट, या PO4 -3 फॉस्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट। तो इसमें मोर देन 1 एटम मौजूद है और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज 1, 2, 3 जो भी हो, लेकिन हमें सिर्फ इस क्लासिफिकेशन में ये देखना है कि अगर एक एटम से ज़्यादा हो तो पॉली एटॉमिक एनाइन, अगर एक ही एटम और नेगेटिव चार्ज हो तो मोनो एटॉमिक एनाइन। इसी तरह जब पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो केटाइन। इनको क्लासीफाई किया, अगर एक ही एटम हो तो चार्ज +1 +2 +3 जो भी हो, यहाँ पर +3 के लिए एल्यूमिनियम +3 ये ऐड कर दें तो ये मोनो एटॉमिक। इसी तरह अगर मोर देन 1 एटम हो और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो इसको पॉली एटॉमिक केटाइन। तो ये था डिटेल आयन का। आयन एक केमिकल स्पीशीज़ है, वो भी रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सोडियम, और ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो ये आयन के शक्ल में मौजूद होंगे और इनको हम जो है ट्रीट कर दे सिल्वर क्लोराइड से, सिल्वर नाइट्रेट से, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इनका नेगेटिव इनके साथ मिला दें तो ये सिल्वर क्लोराइड इसके प्रेसिपिटेट बनाएंगे। आप सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल याद रखें, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत उसमें नहीं है कि प्रेसिपिटेट है या जो भी है, सिर्फ ये याद रखें कि अच्छा आयन एक केमिकल स्पीशीज़ है क्योंकि रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। और ये नेगेटिव आयन इनके साथ मिला दें तो ये आपके पास सोडियम नाइट्रेट जो है ये बनेगा। तो आयन एक केमिकल स्पीशीज़ है। और जिस तरह यहाँ पर बताया कि केटाइन जो है, केटाइन ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इसी तरह एनाइन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एनाइन जो है ये क्लोरीन है और इन्होंने जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा Cl नेगेटिव। इसी तरह ये ऑक्सीजन है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन किए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑक्सीजन -2। तो एनाइन जब भी बनेगा मोनो एटॉमिक हो या पॉली एटॉमिक, वो बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो केटाइन होगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये एनाइन को इनके लिए नेमोनिक एंट याद रखें, एंट च्यूटी, उसके इस तरह के जो है टेंटिकल लगे होते हैं, तो इससे याद रखें कि ये नेगेटिव साइन है। तो एनाइन नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़, केटाइन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़। तो केमिकल स्पीशीज़ के 2 एटम और आयन को डिस्कस किया। तीसरा इसमें मौजूद है मॉलिक्यूल। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनको जो है क्लीन करते हैं। तीसरा है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? मॉलिक्यूल का ओल्ड डिफिनीशन है व्हेन 2 or more than 2 atoms combine chemically। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में केमिकली कंबाइन हो, यानी उसमें बॉन्ड बन जाए, तो उसे जो है मॉलिक्यूल कहेंगे, कॉल्ड मॉलिक्यूल।
मॉडर्न डिफिनीशन ये भी कर सकते हैं कि अगर एक एटम हो या एक से ज़्यादा हो, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं तो उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक नोबल गैसेस को भी फिर हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो एन एटम आर ग्रुप ऑफ एन एटम which can exist independently is called molecule। एक एटम हो या एक से ज़्यादा हो, लेकिन अगर वो अकेले रह सकते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहा जाता है। मॉलिक्यूल बी रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूलर रिएक्शन हैं। इनका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो जो एक ही एटम पर मुश्तमिल हो उसे हम कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी जितने भी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन रेडियो एक्टिव है उसको हटा दें, ये जो है आपके पास ये तमाम मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। दूसरी कैटेगरी नंबर ऑफ एटम के लिहाज से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटमों पर मुश्तमिल हो। तो पीरियोडिक टेबल में जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो आपके पास, आप इस सेंटेंस से याद रख सकते हैं, आई bring clay for our new house। मैंने अपने नए घर के लिए मिट्टी लाया। तो या अपने नए घर के लिए मिट्टी ला रहा हूँ, तो ये स्टार्ट में आई जो है इसका मतलब I2, फिर ब्रिंग के Br2, क्ले, Cl जो है क्लोरीन Cl2, F2 और ये और जो है ऑक्सीजन यहाँ से O2, न्यू, N जो का मतलब N2 और H से जो है H2। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो है ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर इनको इस एग्जांपल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें हम नंबर्स को देखेंगे। तो ट्राई एटॉमिक, ट्राई का मतलब है 3, डाई का मतलब है 2, मोनो का मतलब है 1। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें आपके पास O3 ये आ जाएगा। इसी तरह CO2, यानी इसमें आप एक और क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं कि होमोडाइटामिक है या हेट्रोडाइटामिक। अगर दो एटम है लेकिन सेम एटम पर मुश्तमिल है या मुख्तलिफ पर, डिफरेंट पर। इसी तरह ट्राइटामिक मॉलिक्यूल एक ही होमोट्राइटामिक या हेट्रोट्राइटामिक, यानी आपके पास सिमिलर एटम से बने हैं जिस तरह ये हैं या डिफरेंट से बने हैं। तो अगर उसके क्लासिफिकेशन की तरफ नहीं भी जाते तो सिंपल ये याद रखें ट्राइटामिक मॉलिक्यूल्स जिसमें दोज मॉलिक्यूल विच कंपोज ऑफ 3 एटम, विच कंपोज ऑफ 2 एटम, विच कंपोज ऑफ 1 एटम। तो CO2, H2O, तो इसमें 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन 3 हो गए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 हो गए, 3 ऑक्सीजन ओजोन में। तो ये ट्राइटामिक। इसी तरह आप टेट्रा एटॉमिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। टेट्रा का मतलब है 4 टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो 4 एटमों से मिलकर बने हो। इनका क्या एग्जांपल होगा, आप यहाँ पर NH3 ले लें, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, PH3 ले लें। तो ये आपके पास टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए। तो हमारे पास 3 केमिकल स्पीशीज़ ये हो गए, यानी हमारे पास एटम भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, मॉलिक्यूल भी ले सकता है, आयन भी ले सकता है। इनके अलावा 4th नंबर है हमारे पास रेडिकल, या इनको हम फ्री रेडिकल भी कहते हैं, फ्री रेडिकल। और इनकी क्या डिफिनीशन है, क्या चीज़ है, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एन एटम which exist, which has
अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आपके पास अगर कोई स्पीशीज़ एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, लेकिन अगर उनके पास गैर जोड़ेदार इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो रेडिकल कहलाता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेडिकल या प्री रेडिकल, दोनों एक ही चीज़ है। अब आपके बुक में एक कॉन्सेप्ट ये है कि वो जो एग्जांपल आपको दिया है जैसे क्लोरीन का, तो उसमें कुछ मिसकंसेप्शन भी हो जाता है। जैसे क्लोरीन का एक एग्जांपल है कि क्लोरीन के पास एक क्लोरीन जो है 7 ग्रुप में, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये Cl2 के फॉर्म में हो तो दूसरे क्लोरीन के पास भी जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया, तो इस वक्त ये रेडिकल नहीं है क्योंकि इनके तमाम इलेक्ट्रॉन जो है पेयर की शक्ल में है। फिर इनको इस तरह शो किया कि अगर इनके ऊपर लाइट पड़ जाए, यूवी लाइट, और इसको ब्रेक कर दे, तो ये जो है आपके पास 2 रेडिकल बन जाएंगे, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जो है इनके पास भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ये दूसरा जो एटम होगा क्लोरीन का, उनके पास भी जो है एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस वक्त इनको जो है रेडिकल कहेंगे। लेकिन फिर हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अच्छा, जब ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्पीशीज़ जो है रेडिकल होगी। जैसे यहाँ पर टोटल 14 थे इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर था, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑड है, तो नहीं, इस तरह नहीं है। प्रॉपर तरीका ये है कि फिर आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। उनका मैं एग्जांपल देता हूँ। ये आपके पास है CH4, इसमें जो है, और रेडिकल को जिस तरह आयन के ऊपर चार्ज होता है प्लस माइनस, इसी तरह रेडिकल जो स्पीशीज़ होते हैं उनके ऊपर डॉट लगा होगा। जैसे इस को समझाने के लिए मैंने इनको लीवियर स्ट्रक्चर में शो किया। अगर इस रिएक्शन को मैं डायरेक्टली शो कर दूं तो आप इस तरह भी ले सकते हैं कि आपने Cl2 लिखा, इनके ऊपर H न्यू, इनको लाइट मिली, फोटोन के शक्ल में एनर्जी मिली, ये ब्रेक हुआ और वो भी होमोलाइटिकली ब्रेक हुआ, यानी इससे ऐसे ब्रेक हुआ कि हर एक ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वापस ले लिया। तो जब स्पीशीज़ इस तरह बराबर हिस्सों में बढ़ता है कि वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले, तो इसके नतीजे में रेडिकल बनता है। और रेडिकल को हम इस तरह शो करेंगे, ये 2 क्लोरीन है तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा और इनके ऊपर इस तरह का डॉट निशान लगा दूंगा कि इससे 2 रेडिकल बने। या इनके अलावा ये CH4 है, तो CH4 में आपके पास ये 4 हाइड्रोजन है, हर एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। तो ये तमाम इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास जो है ये पेयर के शक्ल में मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक जो है कार्बन का। तो अगर ये होमोलाइटिकली इस तरह ब्रेक हो जाए कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इससे जो है एक CH3 रेडिकल बनेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप के पास जो है अनपेयर रह जाएगा और एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इनके पास अनपेयर होगा, तो ये भी जो है रेडिकल होगा। तो हमने पहले डिफाइन किया था कि एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, लेकिन अगर उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो हम कहेंगे कि ये रेडिकल है। अब इनके अलावा जो कन्फ्यूजन के बारे में मैं बता रहा था कि ये आपके पास है ऑक्सीजन के पास जो है टोटल 8 एटॉमिक नंबर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। इनके वैलेंस शेल में जो है आपके पास ये 6 ग्रुप में है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर हमारे जहन में ये आता है कि अच्छा, इनके वैलेंस शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो है हम सिर्फ इस वक्त इसको एटम कहेंगे और रेडिकल नहीं कहेंगे। हमें तमाम इलेक्ट्रॉन इस तरह पेयर नज़र आते हैं, नहीं, इसको मालूम करने के लिए आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है या नहीं। जैसे ऑक्सीजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इनका 8 एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का, तो 1s2, 2s2, 2p, 4। तो ये जो p ऑर्बिटल है, p सबशेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, px, py, pz। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करेंगे, यहाँ पर और एक जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें अब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद है,
तो इनको इस वक्त हम एटम भी कह सकते हैं, इसको हम रेडिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जो बात मैं आपको बता रहा था कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आप डायरेक्टली जो है ये जहन में रखें कि अगर इवन नंबर हो तो वो रेडिकल नहीं होगा, अगर आड नंबर हो तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर रह जाएगा तो वो रेडिकल होगा। नहीं, अगर आप बाकायदा देखना चाहते हैं किसी एटम को तो आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, लास्ट में देखें कि उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं। बाकी आपके बुक में क्लोरीन का एग्जाम्पल है और CH4 का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप्स हो गए केमिकल स्पीशीज़ के। नंबर 1 केमिकल स्पीशीज़ क्या है? कोई भी शे जो रिएक्शन में हिस्सा ले, वो हमारे पास एटम भी हो सकता है, मालिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और रेडिकल भी हो सकता है। और इन चारों को अलग अलग हमने डिफाइन किया और इनका जो पॉसिबल क्लासिफिकेशन थी वो आपको बता दी। तो ये था हमारे पास क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, उनके तमाम टॉपिक थे। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।